आयोजित इस पत्रकार परिषद में मैं पुरुषोत्तम मोदी विदर्भ कोषाध्यक्ष आम आदमी पार्टी आप सबका स्वागत करता हूं और इस सभा के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर पदवीधर मतदार संघ का चुनाव आगामी 1 दिसंबर 2020 को होने जा रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि विविध सामाजिक संगठनों के द्वारा पुरस्कृत परिवर्तन पैनल के प्रत्याशी जिन्होंने अपना सारा जीवन युवाओं के लिए और उनके शिक्षण से जुड़ी सारे समस्याओं से लड़ने के लिए बिता दी है, ऐसे युवा अतुल दादा खोब्रागड़े, जो कि सच मायनों में कहा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली मॉडल है उसकी विचारधाराओं पर चलने वाले, उस मॉडल को इस क्षेत्र में इस चुनाव के माध्यम से लाने वाले ऐसे अतुल दादा खोब्रागड़े को, और जो कि परिवर्तन पैनल के प्रत्याशी है, उन्हें आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना समर्थन जाहिर किया है। और जिस श्रृंखला में आज यहाँ पर यह एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, मुझे बताते बेहद खुशी हो रही है कि आज इस अवसर पर हमारे कैंडिडेट अतुल दादा खोब्रागड़े स्वयं उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत भाषण के लिए, शब्दों द्वारा स्वागत के लिए, अधिक जानकारी के लिए ठमका साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और विस्तृत जानकारी इस संबंध में दें। सभी यहाँ आए हुए पत्रकार बंधु, अन्य व्यक्ति, भाई और बहनों, अतुल कुमार दादा खोब्रागड़े के पदवीधर मतदार संघ के इलेक्शन के बारे में यहाँ वार्ता परिषद हो रही है। अतुल कुमार दादा खोब्रागड़े पिछले 10-12 सालों से एजुकेशन फील्ड में वो काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम हो, स्कॉलरशिप प्रॉब्लम हो, अन्य जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो सारथी हो, भारती हो या महाज्योति हो, इन सब के माध्यमों से स्टूडेंट को जो भी मिलना चाहिए इसके लिए वो बहुत ही आग्रही है और कई प्रश्नों पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एजुकेशन फील्ड वो बदलना चाहते हैं। उनकी एक विचारधारा है, जैसे कि मोदी साहब ने अभी बताया कि दिल्ली में जो भी प्रयोग हुआ है एजुकेशन में, उस तरीका उनका भी विचार है और अगर वो चुन के आते हुए सारी बातें वो करने के लिए कटिबद्ध है। एक सक्षम उम्मीदवार के नाते वो खड़े हैं। आपको सभी लोगों को जानकारी है कि इस क्षेत्र में पदवीधर मतदार संघ में आज तक जो भी उम्मीदवार चुन के आए हैं, जो भी आमदार चुन के आए हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया और पदवीधर के नाते वो चुन के तो गए हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम करने वाला आदमी आगे आया है, वो यूथ है और इसी क्षेत्र में वो अपना करियर करना चाहते हैं। सभी लोगों का वो उम्मीदवार है, कोई एक जाति पाति धर्म पंथ का नहीं है, सभी लोगों का समर्थन है अतुल कुमार दादा खोब्रागड़े जी को और ऐसा सर्वमान्य उम्मीदवार अतुल दादा खोब्रागड़े है और हमें पूरी आशा है, विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन पैनल का उम्मीदवार अतुल दादा चुन के जरूर आएगा और सब लोग इसके लिए मदद कर रहे हैं। आपका भी सहकार्य हमें अपेक्षित है। धन्यवाद।
हमके साथ अपनी प्रस्तावना रखने के लिए अतुल दादा खोब्रागड़े के बारे में ये बताने के लिए, केवल बताने के लिए नहीं, उनके जीवन परिचय को आप सबके सामने रखने के लिए। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ परिवर्तन पैनल के और आम आदमी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी इस नागपुर पत्नीधर मतदार संघ के युवा परिवर्तनवादी कैंडिडेट अतुल दादा खोब्रागड़े को कि वे आए और 2 शब्दों द्वारा अपनी बात करें। मैं अतुल कुमार दादा खोब्रागड़े परिवर्तन पैनल का पदवीधर मतदार संघ में नागपुर पदवीधर मतदार संघ के उम्मीदवार। बल्कि हमेशा देखा जाता है कि राजनीति आई, चुनाव आया तो हमेशा ही बड़ी पार्टियों का या बड़ा जिनका बैनर है उन्हीं लोगों की तरफ ध्यान आकृष्ट हो जाता। लेकिन पिछले 3 सालों से हम कंटिन्यूसली युवाओं में काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं और हम एक विजन लेके आगे जा रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि नागपुर यूनिवर्सिटी का ही कॉन्टेस्ट, इसी चुनाव जो होता है, सीनेट का चुनाव जो होता है, वो भी पदवीधर मतदार संघ के ही कॉन्टेस्ट में चुनाव होता है, इसी तरीके का होता है। और हमने 2017 में फर्स्ट टाइम नागपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव कॉन्टेस्ट किया था। तब भी हम लोगों को ऐसे ही बोला जाता था कि ये लड़के क्या करेंगे, लेकिन नतीजा ऐसा हुआ कि हमने 2 सीनेटर्स चुन के लाए थे 10 में से और हमारे 4 सीनेटर्स फर्स्ट रनर थे। तब कहीं जाके लोगों के आंखें खुल गई थी कि युवा अगर आगे आता है तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद में तो हमारे न्यूज़पेपर में हमारे बारे में बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स भी आए थे। तो तब से हमने ठान लिया था कि पदवीधर मतदार संघ में हम चुनाव कॉन्टेस्ट करेंगे और हर एक राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से चुनाव लड़ती है उस तरीके से नहीं लड़ेंगे या उस लिए नहीं लड़ेंगे कि हमारा पार्टी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का आमदार आना चाहिए। हम इसलिए लड़ेंगे कि विदर्भ के और या पूर्व विदर्भ के जो युवा है उनको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करें, सही तरीके से प्रतिनिधित्व करें। बात अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो व्यवहारिक और धोरणात्मक मुश्किलें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रही है। शिक्षा का प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो एम्प्लॉयज है उनका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। बात ऐसी हो रही है कि 2005 से तो जिनका पुरानी पेंशन है वो पेंशन्स का पुरानी पेंशन्स लोगों को दिया नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी हमको लड़ाई लड़ना है। तो ये सारा विजन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वजह से ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होने के वजह से, हमारा विजन क्लियर होने के वजह से आज आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिन्होंने इस देश के अंदर में एक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है, वो पार्टी हमारे पीछे में ताकत के साथ खड़ी है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे पीछे में खड़े हैं। बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल्स लोग हैं जो हमारे पीछे में खड़े हैं। बहुत सारे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये विदर्भ का जो यूथ है, ये यूथ है। हमारे बेसिक सवाल ही इतने बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ गए हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की हालत क्या है, आप सब लोगों को पता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वर्ग कौन सा है, आप सब लोगों को पता है। सरकारी स्कूलें बंद गिराई जा रही है और प्राइवेट स्कूलें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बढ़ रही है। तो ये किस लिए, ये किसके लिए किया जा रहा है, ये कौन से वर्ग के लिए ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। तो ये हमारी शिक्षा की प्राथमिकता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए। इस देश के हर एक आखिरी बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए, हर एक गांव में स्कूल होना चाहिए, लेकिन अभी वो ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो हमारी लड़ाई ये बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए है। हमारी लड़ाई यूथ के लिए है। आज नागपुर डिवीजन में या नागपुर पूर्व विदर्भ में अगर कोई भी लड़का ग्रेजुएट्स होता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसको पुणे या मुंबई माइग्रेट होना पड़ता है। ये हर किसी की मुश्किल है। हर किसी लड़के को पूछ लो, किसी को भी, कोई अगर ग्रेजुएट्स होता है तो उसको पुणे या मुंबई जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमारी इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज भंडारा में भेल हुआ है, 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था। पिछले 5-6 सालों से क्यों रोका गया है, इसका भी हमने जवाब मांगा। हर कोई बोलता है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अरे पर परिवर्तन होना चाहिए, किसके थ्रू परिवर्तन होना चाहिए? सरकार में भी आप हो, हर जगह पे आप हो, और आपको और कहाँ से परिवर्तन चाहिए?
सही मायने में परिवर्तन हमको चाहिए और हम परिवर्तन करने के लिए इस मैदान में उतरे। हम सही मायने में ये बोल रहे हैं कि पदवीधर मतदार संघ के जो आमदार होता है, जो एमएलसी होता है, उनको न्याय देना है। इस चुनाव को हमको न्याय देना है। न्याय देना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज तक लोगों को पता ही नहीं रहता था कि पदवीधर मतदार संघ के कौन एमएलसी बना, क्योंकि पदवीधरों के ऊपर कोई बात ही नहीं करता हाउस के अंदर में। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हम जो रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, ये यूथ के लिए रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, ये आम आदमी के लिए रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, ये कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेशन है, ये शिक्षा के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ये रिजर्वेशंस के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ये रूरल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए और स्थानिक रोजगार मिलना चाहिए, स्थानिक रोजगार मिलना चाहिए। और ये स्थानिक रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं है और वो डेवलपमेंट की बातें इधर खींच कर नहीं ला सकता। इसलिए हम बोलते कि एटलीस्ट वो हाउस में जाकर बात करें हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है पूर्व विदर्भ में, बहुत सारे चावल सबसे ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, फिर क्यों नहीं औद्योगिकरण हो रहा है, क्यों जाना पड़ता है हमारे लड़कों को बाहर। तो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डेवलप होती है, तो उसके बावजूद भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को क्यों पुनः मुंबई भागना पड़ता है। तो ये बहुत सारे बेसिक सवाल है और इन्हीं बेसिक सवालों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले 3 सालों के साथ में हम जमीन स्तर के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। शायद आपको भी पता है, हमने हर एक तालुका में जाकर हमारा एक सेटअप बनाया, हमारा एक नेटवर्क बनाया है और बहुत ही ताकत के साथ में हम 6 जिलों में हम इस चुनाव को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म और पंथ के बीच की नहीं है, हमारी लड़ाई इसके ऊपर की लड़ाई है। हम इस चीज़ों में के ऊपर लटक कर नहीं रहना चाहते हैं, हमको डेवलपमेंट की बातें करना चाहते हैं, फिर वो सोशल डेवलपमेंट हो, वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो या फिर वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो। हमको आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमको सिक्योर करना है, इसलिए हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं सभी पत्रकार भाइयों को मैं ये विनंती करता हूँ कि हमको आपके वर्तमान पत्र में या आपके न्यूज चैनल में हमको प्रचिति देकर हम जो जिस विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं उस विजन में हमारा समर्थन दे, हमारे पीछे खड़े रहे। मैं इतना ही बात करता हूँ और यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। अपने विचारों पर हक क्यों वो इस मैदान में है। शॉर्ट में मैं तो यही समझूंगा कि राजनेताओं का काम जो है वो अच्छा वातावरण तैयार करना होता है जिससे समाज सही मायने में विकसित कर सके, वरना तो सारे लोग भय का वातावरण बनाकर राजनीति की जाती है। तो एक निर्भय का वातावरण अतुल दादा बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो यहाँ पर है। मैं अनुरोध करूँगा आप सभी पत्रकार भाइयों से कि वे अपने प्रश्न प्रत्याशित करें। कितने साल जैसे आपका जो मूवमेंट है, आपकी जो रणनीति है, कैसी है कि किस तरीके से आप जा रहे हैं? सर, हमने ये जो चुनाव होता है ये मेनस्ट्रीम इलेक्शन से बहुत हटके चुनाव होता है, क्योंकि एक सिलेक्टिव लोगों का चुनाव होता है। 10 लोगों में जाओगे तो आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो इसका होटल है कि नहीं है। तो ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं, इसके ऊपर हम पिछले 1 साल के साथ में काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जब से नोटिफिकेशन आया, लोगों को रजिस्टर्ड करवाना, लोगों को अवेयर करवाना, यानी मैं तो ये बोलता हूँ कि ये चुनाव पिछले 60 सालों में इंस्टीट्यूशनल डोमेन में था, इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम हम युवाओं ने किया है आज। इसलिए नहीं तो कभी कभी तो चुनाव आता कब था और जाता कब था ये पता नहीं था। तो हमने पिछले 3 सालों में अच्छा खासा हमने नेटवर्क बनाए 6 जिलों में और तालुका के ऊपर नेटवर्क बनाए। इसलिए आज आप कोई भी तालुका में जाकर अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे रजिस्टर्ड लोग दिखेंगे कि जिन्होंने पदवीधर मतदार संघ का रजिस्ट्रेशन किया है। इस चुनाव में हमने टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूज किया है, सोशल साइट्स का तो यूज किया है लेकिन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है। हम बहुत ईजी तरीके से लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और यूथ है और हमारे साथ में सारे यूथ है, सारे अलग अलग फील्ड के हैं, IT सेक्टर्स के लोग हैं, मेडिकल के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं और अपने अपने प्रोफेशंस में वो वॉलंटियर बेसिस के ऊपर हमारे साथ में काम करते हैं। इसलिए हमारे पास में कोई पॉलिटिकली बहुत बड़ा बैनर नहीं है, लेकिन हमारे पास में वो मैन फोर्स है जो ताकत के साथ में जमीन के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल में ये निवडणूक है, 1 तारीख को निवडणूक होने वाली है,
तो आप किस तरीके से उनसे संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको वोट दे मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हमने ऑलरेडी इन लोगों को हमने रजिस्टर करवाया था, हमने ऑलरेडी उनका नंबर कनेक्ट किया है, उनको हम कंटिन्यूसली उनके फॉलोअप ले रहे हैं और हमने उनका वेबसाइट भी बनाया है, पार्ट नंबर हो या सेंटर बूथ नंबर, वो सब वहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। और हमने कलेक्टिवली काम किया है, यानी एक जगह से हम सेंट्रलाइज नहीं करते कि भंडारा जिले का है तो भंडारा जिले में एक तालुका है तो वो तालुका के लोग वही तालुका से काम करेंगे। इस तरीके से वो नेटवर्क बनाया गया है। यानी आपकी टीम है, नेटवर्क? हाँ, टीम नेटवर्क है और प्रॉपर नेटवर्क है, जिसको हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैडर बोलते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो वॉलंटियर्स हैं। कितने संगठनों का आपको पार्टी में है? हमको नियर अबाउट 10 संगठनों का, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस का, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस का और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है हम लोगों को। बहुत सारे एनजीओ का, लोक जागर है जो ज्ञानेश्वर वाकुड़कर सर का ऑर्गेनाइजेशन से, सत्यशोधक महिला शिक्षक संगठन का हमको सपोर्ट, ओबीसी महिला शिक्षक संगठन का हमको समर्थन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ समर्थन ही नहीं दे रहे तो ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारे साथ में काम भी कर रहे हैं। बोला कि सीनेट का चुनाव आप लड़ाते हैं, कितनी सीटें जीते? हमने 2 सीटें कॉन्टेस्ट, 10 सीटें कॉन्टेस्ट किया था, 10 ही सीटें रहते हैं, 5 सीटें रिजर्व रहती है और 5 सीटें ओपन की रहती है। हमने 2 सीटें जीता है और 4 सीटें हमारे फर्स्ट रनर थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा रिजल्ट लाना ही बहुत ही नामुमकिन काम था। लेकिन जिस तरीके से हमने सेटअप तैयार किया था, जिस तरीके से हमने एक मैकेनिज्म बनाया था, जिस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम किया था, उसका नतीजा यह रिजल्ट में अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो गया। चुनाव का रिजल्ट जो भी होगा, पॉजिटिव होगा, जो भी होगा, तो आप जो ये लड़ाई है, आप चाहते हैं कि युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, आप अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो ये और निरंतर किस तरीके से चलाते हैं? सर ये चुनाव है जिसमें मैं आया नहीं, मैं पिछले 10 सालों से एकेडमिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ। आप कोई भी स्टूडेंट्स के, नागपुर के कोई भी स्टूडेंट से पूछ लो, मेडिकल का प्रॉब्लम्स हो या टेक्निकल एजुकेशन का प्रॉब्लम्स हो या गवर्नमेंट की कोई भी स्टूडेंट्स रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम हो, हमेशा मैं आगे रहता हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा कि अभी एम्स में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके खिलाफ में आवाज़ मैंने ही उठाया था बहुत बड़े। और मैं एकेडमिक सेक्टर में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से उभरा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मेरे को चुनाव जीतूंगा, ये तो मेरे को पता है मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे को ज़मीन के ऊपर मेरी पकड़ है। लेकिन हमारा काम तो वही है ना, हमारा काम है कि शिक्षा का डेवलपमेंट करना, यूथ के लिए लड़ना, तो हमारा निरंतर जिंदगी भर लड़ते रहेंगे हम उसके। आप जैसे फॉर्मेटली आप यूथ हो, है ना, और आप भी शायद नागपुर से ही हैं। पिछले 58 सालों का इतिहास रहा है कि ये जो नागपुर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये रिप्रेजेंट नागपुर के कैंडिडेट द्वारा ही की गई है। लेकिन आप भी विदर्भ की बात कर रहे हैं, अभी वो भाजपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी और दूसरे कैंडिडेट्स भी विदर्भ की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या है कि 58 सालों में विदर्भ का विकास नहीं हो पाया, या जैसा चाहते हैं आप लोग करना वैसा कर नहीं पाए, और क्यों लोगों ने आप लोगों को, फिर नागपुर वालों को पर्टिकुलरली क्यों सपोर्ट करना चाहिए? दूसरे जैसे 6 जिले हैं, इसमें 6 जिले में केवल नागपुर का ही व्यक्ति जीतता है अभी तक, ठीक है ना, बाकी के 5 जिले क्या केवल वोटर्स वहाँ के केवल वोट देने का ही काम करेंगे, और विदर्भ विकास फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? याच्यात आणखी एक जोडून घेतो की इथून निवडून आलेले लोक, विधान परिषदेमध्ये निवडून आलेले लोक इथल्या मतदारांना भेटायला नागपूरला जावं लागते। म्हणजे आज मोदी सरांना तुम्ही भेटायला आलाय, उद्या मोदी सर तुम्हाला भेटायला नागपूर जावं लागतं, कारण तुमचे संपर्क कार्यालय नागपूरला राहतो। बरोबर। तर मग अशा परिस्थितीत गोंदिया भंडारा किमान गोंदियाच्या मतदारांनी कसा विचार करायचा की बाहेरच्या मतदारांना कसा विश्वास ठेवायचा? 2 प्रश्न आहेत सर, त्यांचे जोडून आहे, त्यांचे जोडून आहे, तो जोडून आहे का? मैं पहले ही बोला कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव इंस्टीट्यूशनल डोमेन में था। पहले स्पेसिफिकली लोगों को ही पता रहता था कि ये चुनाव क्या है। हमने जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में लाया, हमने जनरलाइज लोगों को बताया कि ये चुनाव किस तरीके से होता है, इसलिए बहुत सारे सोसाइटी के लोगों ने अभी रजिस्टर्ड करा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रखा गया था कि इन्हीं लोगों को पता चले, अपने कन्वीनियंट लोगों को पता चलना चाहिए, बाकी के लोगों को नहीं पता।
इसलिए पिछले 60 सालों में आप वोटिंग का रजिस्ट्रेशन देखिए तो मेजोरिटी जो वोटिंग परसेंटेज या रजिस्टर्ड या वोटर्स है वो नागपुर सिटी के हैं। नागपुर सिटी के ये आप देखोगे आज भी 1,02,000 2,04,000 में से 1,02,000 जो वोटर्स है वो नागपुर की। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो पदवीधर मतदार संघ का बहुत कम होता है। लास्ट टाइम का 37% बहुत ही कम। हम बोलते हैं कि एजुकेटेड लोग हमको डेमोक्रेसी पता है, लेकिन सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में एजुकेटेड लोग ही इलेक्टेड होते हैं। 37% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। हाँ नहीं टोटल वोटिंग यानी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड वोटर्स तो 3 लाख थे, 2,87,000 उसी में 2,87,000 और 1,08,000 हुए थे। उसमें भी वैलिड और इनवैलिड वाला सिस्टम रहता है यहाँ पे। हाँ तो वैलिड और इनवैलिड वाला जो सिस्टम रहता है उसका भी इफेक्ट होता है। तो हम ये भी लोगों को एजुकेटेड करें कि आपने वोटिंग किस तरीके से करना चाहिए, प्रेफरेंस वोटिंग किस तरीके से करना चाहिए, ये भी हमको एजुकेटेड करना है। पिछले बार 10,000 इनवैलिड हो गए। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। मैं आपको भी विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्यूरियोसिटी कैसे निर्माण कर सके कि लोग वोटिंग को सेल्फ मोटिवेट होकर वोटिंग को जाना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेटेड क्लास का ये चुनाव, जो एजुकेटेड क्लास सोच सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमको ये हमारे लोकतंत्र को स्ट्रांग करने के लिए हमारे को जो मतदान का अधिकार दिया है उसको देना है, हमको वो अधिकार का पूरेपूर यूज करना है। ये भी लोगों के अंदर में लोगों के दिमाग में डालना चाहिए कि हमको जो अधिकार मिला है उसका वापर करना है, यूज करना है। लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर ऐसा दिखाई देता है कि लोग चुनाव को सिंसियरली लेते ही नहीं और एजुकेटेड लोग तो लेते ही नहीं। इस वजह से पिछले इतने सालों के चुनाव ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इस वजह से वो 2,87,000 लास्ट ईयर अभी 2,06,000 थे। और आप बोल रहे हैं कि 37% पिछले बार हुआ था, ये कोरोना काल है। हाँ। क्या लगता है आपको कितना परसेंटेज होने के चांसेस है? और आपने बोला कि लोगों मतदाताओं की जो है वो ये अनिच्छा भी रहती है इसमें। और इसमें कारण क्या है कि जो पढ़े लिखा तबका होने के बाद भी वो वोटिंग के लिए निकलता नहीं है, जाता नहीं। आपको क्या लगता है? निकलना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीजें जो है ये स्पॉन्टेनियसली आई है। कोरोना आया, कोरोना में रिस्ट्रिक्टिवली आपको जाना पड़ेगा, हाथ में ग्लोव्स पकड़ना पड़ेगा। अभी कितना परसेंटेज वोटिंग होना होगा ये 1 तारीख को हमको पता चलेगा। लेकिन हम तो फुल फ्लेज ये ट्राई करें कि लोगों ने आना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए। अतुल जी मेरा एक सवाल है। हाँ कि जैसे ये इसी के संदर्भ में 2,87,000 पिछले बार मतदाता। हाँ। ये जो चुनाव है जुलाई में होना चाहिए था, हाँ। 6 महीने लेट हो रहा है, 1 दिसंबर को हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है। लेकिन और हमारे जैसे 6 जिले में हम बात करते हैं तो पदवीधर तो काफी सारे होंगे। हाँ। आपको भी इसका आंकड़ा अंदाज लगा सकते हैं कितने होंगे। बहुत। लेकिन रजिस्टर्ड क्यों नहीं होते और ये वोट क्यों नहीं देते? क्या इसमें आपको लगता है? रजिस्टर्ड इसलिए नहीं होती कि लोगों में अवेयरनेस नहीं। पिछले बार जो लोग हुए थे वो भी वापस से नहीं हुए। बार करना हाँ, तो पड़ता है, इस वजह से पिछले बार जो ज्यादा हुए थे वो 2008 की जो वोटिंग लिस्ट थी वो 2014 को कैरी फॉरवर्ड हुई 1,78,000। इलेक्शन के वेळेस हाँ। त्यांनी हे केलं हाँ वो कैरी फॉरवर्ड हुआ था 2008 का, इसलिए उतना बड़ा हो गया। और पिछले साल जो नए से रजिस्ट्रेशन हुए थे वो सिर्फ 1,08,000 ही हुए। इसमें एक चीज और है, कोर्ट के माध्यम से जैसे डिग्री होल्डर जो है, डिग्री होल्डर तो एक बार बन गया तो डिग्री होल्डर तो ताउम्र रहने वाला है। फिर इसमें हर इलेक्शन में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता क्यों रहती है और उस चीज को आपका सपोर्ट है क्या? वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कायदे मंडल का एक क्लॉज है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के खुद के रूल्स है। जैसे फिर अगर मान लीजिए जीत के आ गए तो उस विषय में आप क्या प्रयास करोगे? हम तो वही बोलते हैं कि एक बार रजिस्टर होने के बाद में बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत क्योंकि नहीं है। जनरल इलेक्शन में आपने एक बार हाँ, वोटर लिस्ट में आ गया ना तो आपको बार-बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत थोड़ी है। हमने तो ये भी प्रयास किया था कि अभी तक मैन्युअली फॉर्म भर के रजिस्टर करवाना रहता था। इस बार हमने फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के पीछे इलेक्शन कमीशन को हमने बार-बार लेटर लिख के डेपुटेशन दे के उसको
उसको ऑनलाइन प्रोसेस करवानी है इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इस बार ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है। और इस बार की चुनाव में मेरे को थोड़ा सा फर्क दिखता है। फर्क ये दिखता है कि चुनाव का जो ट्रेडिशनल जो वोटर्स था वो इस बार बहुत कम है, और इस बार जो वोटर्स बना है वो नया वोटर्स है, यंगस्टर है सबसे ज़्यादा। उसके अंदर में क्यूरियोसिटी है। तो मेरा ऐसा लॉजिक है, मैं तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा नहीं सकता, मेरा ऐसा लॉजिक है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आपने जो एक बात बोले कि ये इंस्टीट्यूशनल डोमेन था पब्लिक डोमेन में आया, ये दिखता भी फर्क कि अभी हर पार्टी का कैंडिडेट बड़ी मेहनत करता हुआ दिख रहा है। हाँ, लोगों तक पहुंचने का प्रयास पहले कर तो रहा है। येतच नव्हते ना लोक. हाँ, और आप जैसे मैंने 58 साल की पिछले 58 साल की बात किया, तो उसमें भी आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कैंडिडेट ही जीतता आया है। तो वो भी एक रीजन जो आप बोल रहे हैं वो बड़ा रीजन हो सकता है, लेकिन इस इलेक्शन में से आप संभावना व्यक्त करें कि इस इलेक्शन में फ्रेश वोटर्स हैं, परिवर्तन होगा। तो लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाकी के जिले वालों ने नागपुर के वोटर को या नागपुर के कैंडिडेट को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, और आपकी भूमिका क्या रहेगी बाकी के जिले वालों से? देखो सर, इस चुनाव में जो आमदार बनता है वो सिर्फ नागपुर का नहीं रहता, वो 6 जिलों का रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो उस आमदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हमने सही तरीके से 6 जिलों को न्याय देना चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम चुनकर आने के बाद में हर एक जिला में हमारा ऑफिस होना चाहिए, ताकि उस जिले की यूथ लोग उस जिले की उनके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड उनको जाकर प्रॉब्लम बता सकें। और आपने जो बोला कि पर्टिकुलर लोग, वो बात सही है, वो परिवर्तन होने वाला है, उसके लिए सारी की सारी जनता ताकत के साथ में लड़ी है और हमारे पीछे खड़ी है। सवाल किए थे, N.A. ठमके, मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूशन बराबर ऑफिसर। है। अभी तक विधान परिषद की स्पेशली ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी, ये 2 बड़े लोगों के द्वारा चुने गए आंसर देते हैं। सुटे ये एमएससी में तो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से वो ज्वाइन हो जाता है, एक तसे मुंबईला राहतात. पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट दे लेते दूसरी हैं, आले. वो पार्टी का प्रेशर में आके पार्टी के प्रभाव में बह जाते हैं, इसलिए लोगों के तरफ को ध्यान नहीं देते। अभी अतुल दादा खोब्रागड़े एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं, एक सामाजिक आंदोलन से तैयार हुआ एक कार्यकर्ता है। सामाजिक आंदोलन से कार्यकर्ता तैयार होने के कारण वो इस तरीके से, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि समाज के सभी लोगों के तरफ ध्यान दें। जो पढ़े लिखे लोगों की जो समस्या है, टीचर्स लोगों की समस्या है, उसके तरफ तो वो जरूर ध्यान देंगे। Yes, मैं एग्रीकल्चर से, मेरा एजुकेशन हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला से। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट कॉलेज, और पिछले 10 सालों से मैं कंटिन्यूसली इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, एजुकेशन फील्ड में। शायद तभी प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड है, उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं ही हमेशा जाता हूँ। और उसके बाद में 17 को हमने ग्रेजुएट ये सीनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और आपको पता है सब लोगों को, हमने जिन लोगों ने 25-30 सालों के साथ में दबाव बटा के रखे थे तो हमने उनको सबको साइड कर दिया, और हमको लोग हंस रहे थे चुनाव के पहले, हमारा मीडिया भी कॉग्निजेंस नहीं ले रही थी, लेकिन बाद में रिजल्ट आने के बाद में पेपर की हेडलाइन ही परिवर्तन हुआ करती थी। तो होता है, लोग बदल रहे हैं, परिवर्तन होगा, और हम कॉन्फिडेंट है कि हम परिवर्तन करके लाएंगे करके। हमने नियर अबाउट 90,000 हमने खुद ने रजिस्टर्ड किया। अच्छा, एक्चुअली मैं तो मेरे को बार बार वही बोल रहा था कि ये फिगर पहले बताना चाहिए। हमने 90,000 रजिस्टर किया, इसलिए बोलता है कि ये चुनाव लड़ने के पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, और वो प्रिपरेशन 2,06,000 में से 90,000 भैया के बनाए हुए हैं। आता असं आहे की आम्ही माध्यम क्षेत्रातून आहोत, सगळ्यांसमोर जात असतो, तर आम्हाला आकडेवारी समजून आलेली नाही. 90,000 तुमच्याकडून झाले, कालच्या एक कॅन्डिडेट किती 80,000 केला होता त्यांनी, परवाच्या कॅन्डिडेट त्यांनी 1 लाखाहून जास्त केला होता. तर कधी कधी रजिस्ट्रेशन करताना काय झालं, जेव्हा इथल्या गोंदियाच्या तहसील ऑफिसला आणि कलेक्टर ऑफिसला रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी फॉर्म अवेलेबल नव्हते, ऑफिसला नव्हते. ऑफिसला फॉर्म आम्ही प्रोव्हाइड केले आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून. इथे पण गोंदिया जिल्ह्यात कमी झाले आहे. बहुत फॉर्म भरवाए आपके कार्यालय से भी बहुत आपने हमारा कहना ये पिछले चुनाव में 18,455 थे मतदार,
इस बार 16,934 है ये गोंदिया जिले में। दूसरा इलेक्शन तो ये कमी हुई ना। वो बोला ना 2008 का जो वोटर लिस्ट था वो 2014 को कैरी फॉरवर्ड ऊपर से अगर ये इलेक्शन जुलाई में होता तो 12,163 ही मतदान होता। 2014ला ते निवडणुकीच्या पथ्यावर ते करण्यात आला होता ते अरे सर अगर जुलाई में इलेक्शन होता ना ये सब गोंदिया नए 12,000 होते। नहीं, और 2014 में जो ऐसे बड़े हुए थे ना वो लोग देखो सर, आपने सर ने भी बोला है कि मोदी साहब के ऑफिस से बहुत सारे फॉर्म गए। सर ने भी बोला है कि हमने कलेक्टर ऑफिस में नहीं थे फॉर्म। सर एक मिनट, संविधान मैत्री संघ के तत्वज्ञान में 6 दिसंबर के दिन भी भीमघाट पर और पूरे साल भर हमारे संविधान मैत्री संघ के संयोजक जो है पुरुषोत्तम मोदी जी, उनके नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा प्रयास किया यहाँ पर जगह जगह बूथ लगाकर, विहारों में बूथ लगाकर उसकी नोटिंग कराए, रजिस्ट्रेशन कराए। तो वो बहुत बड़े पैमाने पर गोंदिया में हुआ और उसमें से कुछ रजिस्टर हुए, कुछ गट्ठे जो है तहसील ऑफिस ने पेंडिंग करके रखे। मतलब फॉर्म सबमिट करने के बाद बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन की स्लिप है हमारे पास में, जो रिसीट दिया गया वो है, उसके बावजूद उनके नाम नहीं है अभी। ये भी एक धोखेबाजी हमारे साथ हुई है। ऑनलाइन प्रक्रिया थी नहीं, मैनुअल में भी ये हुआ है। मार्च से ऑनलाइन प्रक्रिया हुई। लेकिन यही बात है कि जब हमने सामाजिक manually स्तर के submit किया ऊपर तो ये हमने हुआ। लोगों में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अवेयरनेस लाया। हमने खुद ने कैंप किया और लोगों को रजिस्टर करवाने के लिए। मैं बोला ना कि कलेक्टर ऑफिस में हमने इसलिए प्रोवाइड किया कि जो अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। सबने पहले रजिस्टर्ड करना चाहिए, वो किसी को भी वोट दे, लेकिन लोगों ने रजिस्टर्ड करना चाहिए। यह हमारा प्रयास था। इसलिए हमने इस तरीके का प्रयास सारे 6 जिलों में किया। इसलिए हमने 80 से 90 हज़ार वोटिंग हमने रजिस्ट्रेशन किया। आपका प्रयास ये भी रहना चाहिए। मेरे को लगता है कि एक बार किसी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन का गरज पड़ना ही नहीं चाहिए। त्याच्यामुळे मतदान कमी होत चाललंय। कसं आता आम्ही वारंवार तिथं कुठं मार्कशीट जमा करायची, वारंवार आता होत चाललंय। तर पुन्हा आता झालं ना, मुलं बाळांचं काम झालंय, तुम्ही शिक्षण झालं, आम्हीच निवृत्त होत चाललो। आता मग तुम्ही तेवढं आमचे डॉक्युमेंट्स शोधा लागतात। योजनामध्ये त्या काय मिसप्लेस होऊन जातात. त्याच्यामुळे पदवीधर अधिकारी कर्मचारी संगठन गोंदिया जिले का अध्यक्ष चला। है। हम चाहते हैं अभी तक के जो पदवीधर आमदार में जो आमदार चुन के गए, गडकरी हो, उसके पहले सोले हो, नतीजा नहीं मिला। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, जो पहले आमदार भी नहीं थे, तब गोंदिया में आए थे। जब मेरी मुलाकात हुई थी गुरु नानक स्कूल में, तब बोले कि मैं जब जिस पद पे आऊंगा तो आपका काम पहले करूंगा। मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और अभी 17,000 जो वोटिंग गोंदिया जिले की दिख रही है, तो अगर 17,000 वोटिंग में से आपको कम से कम 8,000 भी वोट अगर मिल गए तो आप इधर हो जाओगे। तो हमारे बच्चे क्या करोगे हम? मैं बोला ना आपके साथ में मैं खड़ा हूँ और आपके लिए मैंने आज ये पेपर में दिया है, ये देखो, जो भी आता है वो 2016 अपना का- काम करके जाता है, तो काम करता नहीं है। 2016 का सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है कि सेम वर्क सेम पेमेंट, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं होते हुए दिख रहा है। क्लॉक हावर्स बेस के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको भी सही तरीके से सैलरी नहीं दिया जाता है। एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में फीस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फोकस है, जहाँ पे वो परमानेंट टीचर्स को जितना सैलरी रहता है, बेसिक सैलरी,